हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है दोस्तों हमारे लिए वो, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे कॉस्टिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। चलिए आइए दोस्तों, हेडिंग डालेंगे चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग दोस्तों टेक्निक होती है। क्या होती है? टेक्निक। टेक्निक क्या होती है? मेथड्स, जो कॉस्ट को निकालने का टेक्निक और मेथड है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए जो मेथड और टेक्निक हम लगाते हैं, उसी में से एक पार्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग, दूसरा पार्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तीसरा है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है? टॉपिक टू बी कवर। बेसिक टॉपिक जो है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, टॉपिक टू बी कवर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है। थ्योरी नहीं आती इस चैप्टर में से, तो थ्योरी पे फोकस करने की नीड नहीं है। मीनिंग ऑफ मार्जिनल, बेसिक फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, बेसिक फॉर्मेट ऑफ मार्जिन। तीसरा आ जाता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन। फोर्थ आ जाता है हमारे पास पीवी रेशियो, जिसको हम प्यार से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहते हैं। फिर आ जाता है पांचवा ब्रेक इवन पॉइंट। एंड फिर आ जाता है छठा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम बेसिक टर्म पढ़ते हैं ना, कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, कितनी प्रकार की एसेट्स होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करने पर हमें ये बेसिक बातें आनी चाहिए। क्या सर इतने ही कॉन्सेप्ट है? नहीं, इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें कवर करने होते हैं किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। तो मार्जिनल के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये 6 टॉपिक हमें कवर करने होंगे, तभी हम मार्जिनल कॉस्टिंग सीख पाएंगे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग पे। और अगर किसी ने पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहा है, जो पहली बार ही पढ़ रहा है, बहुत बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। जो दूसरी बार पढ़ रहा है, तो उनके लिए भी बहुत बेसिक से होने वाला है। चाहे आपने पढ़ा हो चाहे आपने ना पढ़ा हो, हम यहाँ पर बिल्कुल टू द बेसिक बातें कवर करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ मार्जिनल। मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। चलिए एक एक करके लिखते हैं अब। पहला, मीनिंग ऑफ, ओह, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल इज द marginal costing is a technique marginal costing is the technique of costing। दूसरा, marginal costing is the additional cost that is marginal costing is the additional cost marginal costing is the additional cost that is incurred for producing one additional unit, that is incurred
फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, producing one additional unit of the product। क्या है दोस्तों, मार्जिनल कॉस्टिंग को टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग भी कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी एडिशनल कॉस्ट है जो इंकर्ड करते हैं हर एक यूनिट को, एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए। समझ नहीं आया, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा और लिखते हैं। Therefore, the cost of one additional unit, therefore the cost of one additional unit, therefore the cost of one additional unit incurred, additional unit incurred are known as cost, marginal cost, incurred are known as marginal cost। अगला पॉइंट लिखे, marginal cost is also known as वेरिएबल कॉस्ट। पर वेरिएबल कॉस्ट एक वाइडर टर्म मानी जाएगी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट एक वाइडर मतलब बड़ा टर्म है, और हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इन अदर वर्ड, हम ये कह सकते हैं अनदर वर्ड में कि मार्जिनल कॉस्ट एक पार्ट भी है वेरिएबल कॉस्ट। हम मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों करते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हमें डिसीजन मेकिंग ही सीखना है। हम इस चैप्टर के अंदर डिसाइड ही करेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, इस प्रोडक्ट में हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, हमें ये डिसीजन लेने का जितना भी काम होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें करने वाले हैं। चलिए पहले आप इतना सा उतार लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको फिर ये थ्योरी पार्ट समझाऊंगा। उतार लीजिए जल्दी से, एंड देन इसके बाद वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं बेसिक एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों मान लीजिए कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और ये ना पेन का मैन्युफैक्चरिंग करती है, पेन बनाने वाली कंपनी है ये, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये ना 100 पेन बनाते हैं, और इन्होंने देखा कि 100 पेन बनाने की जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो 500 रुपये आ रही है। 100 पेन बनाने की जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी है, 500 रुपये, ठीक है सर। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने 100 पेन बनाए, और इन्होंने देखा कि 100 पेन बनाने की जो मेरी कॉस्ट आती है वो 500 रुपीज़ है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये 101 पेन बना रहे हैं, 101 पेन इन्होंने बनाया। अब इन्होंने 101 पेन बनाया तो इनकी कॉस्ट जो आ गई वो 505 रुपये आ गई, ठीक है भाई। इनकी कॉस्ट कितनी आ गई, 505 रुपये। फिर उन्होंने 102 पेन बनाया, मतलब एक 2 पेन और बनाए, और 2 पेन और बनाने पे इनकी कॉस्ट जो आ गई वो 510 रुपये आ गई, 510 रुपये इनकी कॉस्ट आ गई। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि पहले जब 100 पेन बना रहे थे तो कॉस्ट आ रही थी 500 रुपये, और जैसे ही इन्होंने एक पेन एक्स्ट्रा बनाया, वन यूनिट एडिशनल बनाई, एक पेन अगर आपने एक्स्ट्रा बनाया तो वो एक पेन एडिशनल बनाने के आपकी जो एडिशनल कॉस्ट आई वो कितनी आई, 5 रुपये। जो एडिशनल कॉस्ट आई वो कितनी आई, 5 रुपये, है ना। ये कह सकता हूँ भाई मैंने एक पेन एक्स्ट्रा बनाया, मैंने एक पेन एक्स्ट्रा बनाया, और एक पेन एक्स्ट्रा बनाने की मेरी जो एडिशनल कॉस्ट है वो कितनी है, 5 रुपये। इसी तरीके से फिर से मैंने एक एडिशनल यूनिट बनाई, 1 यूनिट एडिशनल बनाई, और 1 यूनिट एडिशनल बनाने की जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, वो भी 5 रुपये ही है।
ठीक है, वो भी 5 रुपये ही है। तो वो कहता है हर एक एडिशनल यूनिट पे बनाने पे जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है ना, उस एडिशनल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग ये है कि भैया हर एक एडिशनल यूनिट बनाने पर, मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर बनाऊं तो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी बियर होगी, मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी। तो हर एक एडिशनल यूनिट बनाने पर जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। तो भैया मैंने कितनी एडिशनल यूनिट बनाई, आपने पहले एक बनाई तो आपकी 5 रुपये की एडिशनल कॉस्ट आ गई, फिर से आपने एक बनाई फिर से आपकी 5 रुपये की एडिशनल कॉस्ट आ गई। तो दोस्तों वो जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। ये हमारी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको मैं हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा, हर एक एडिशनल यूनिट बनाने पर, हर एक एडिशनल यूनिट बनाने पर हर एक एडिशनल यूनिट बनाने पर जो एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड होती है, जो एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड होती है उस एडिशनल कॉस्ट को, उस एडिशनल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। उस एडिशनल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि हर एक एडिशनल यूनिट को बनाने पर जो मेरी एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो दोस्तों हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो जैसे ही आप एडिशनल कॉस्ट बनाओगे आपकी, जैसे एक यूनिट बढ़ाते हो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर एक यूनिट बढ़ाते हो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर नहीं है वेरिएबल कॉस्ट के, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी तो ऐसी होता है कि यूनिट बढ़ाने पर अगर कॉस्ट बढ़ जाए और यूनिट घटाने पर अगर कॉस्ट घट जाए तो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। पर वेरिएबल कॉस्ट की एक खासियत होती है कि वो पर यूनिट सेम होता है। यहाँ पर भी दोस्तों पर यूनिट सेम है, तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके की वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके की वेरिएबल कॉस्ट है, ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ाने पर बढ़ रही है, हर एक यूनिट को बढ़ाने पर कॉस्ट बढ़ रही है। बट दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस जो आपको समझना जरूरी है मार्जिनल और वेरिएबल में, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा यूनिट के बढ़ाने से बढ़ती है, मार्जिनल कॉस्ट में हमेशा यूनिट घटाने का नहीं देखते, जबकि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर यूनिट बढ़ा हुआ भी देखते हैं और घटा हुआ भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये पूरी तरीके से वेरिएबल नहीं है, ये कुछ पार्ट ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के जो मेथड्स होते हैं ना उसको टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग कहा जाता है। कॉस्टिंग किसको कहते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के मेथड और टेक्निक को। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमें क्या बताएगा, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के एक तरीके की टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग। दूसरा, मार्जिनल कॉस्टिंग इज द एडिशनल कॉस्ट। क्या है दोस्तों, एडिशनल कॉस्ट, नॉट रिड्यूस्ड कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग एक एडिशनल कॉस्ट है जो आपकी इंकर्ड होगी, कब, जब एक एडिशनल यूनिट आप प्रोडक्ट की बनाओगे। अगर आप 100 पेन बनाते थे तो आपकी कॉस्ट आती थी 500 रुपये, अब आप 101 पेन बनाओगे तो आपकी कॉस्ट आएगी अब 505 रुपये। तो एडिशनल कॉस्ट जो आ रही है वो आपकी क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट आएगी। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट इंकर्ड, जो कॉस्ट आई है हर एक एडिशनल यूनिट पे जो आप खर्च कर रहे हो वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट मानी जाएगी। बताइए सर, बात समझ में आ गई। एक अदर वर्ड में कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके की वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ यूनिट बढ़ाने से मेरी कॉस्ट भी बढ़ रही है, पर यहाँ यूनिट घटाने की बात नहीं होती। मार्जिनल कॉस्टिंग में एडिशनल यूनिट ऐड ऑन करने की बात होती है, जबकि वेरिएबल में यूनिट बढ़ाए घटाए दोनों की बात करते हैं। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा सा वेरिएबल से अलग है, पर इसका पार्ट मान सकते हैं क्योंकि एक फीचर तो मैच कर रहा है, इसलिए इसको हमने वेरिएबल कॉस्ट भी कहा। और क्यों होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। भैया डिसीजन मेकिंग ही तो करनी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। अभी देखेंगे हम आगे आगे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करेंगे, और जिन स्टूडेंट ने
जो स्टूडेंट अभी बेसिक से ढंग से नहीं पढ़ेगा ना मार्जिनल कॉस्टिंग, उसको डिसीजन मेकिंग में कभी समझ में नहीं आने वाली चीज़ें, कभी समझ में नहीं आएगी, परेशान हो जाएगा वो। चलिए आइए सर, तो पहला पार्ट हमने तो अपना कंप्लीट कर लिया है कि भैया मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। हर एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाने से जो मेरी एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड हो रही है उसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। अब दोस्तों एक ऐसा बेसिक फॉर्मेट जो एक यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, ये देखिए बेसिक फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। बेसिक फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। पहले तो हम दो क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जब दोनों क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, राइट। चलिए बेसिक फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। सर फॉर्मेट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या नाम है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ वही अमाउंट आएगा, यहाँ पर्टिकुलर्स आएगा। सर फॉर्मेट की स्टार्टिंग कैसे होगी? स्टार्टिंग होगी सेल से। आपने टोटल सेल कितनी करी? सर मान लीजिए आपने टोटल सेल करी है इतनी, इसमें से आप दो टाइप की कॉस्ट लेस करोगे। एक आप लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या लेस करोगे आप? वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे। वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो अमाउंट आपके पास आएगा ना, उसमें से आप लेस कर देना फिक्स्ड कॉस्ट। उसमें से आप क्या लेस कर देना? फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर। तो सर दोनों एक साथ नहीं कर सकते? नहीं, फॉर्मेट कहता है पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस करो, लेस करने के बाद जो अमाउंट आपके पास बच जाएगा उस अमाउंट में से फिक्स कॉस्ट लेस कर देना। फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद अब जो अमाउंट आपके पास बच जाएगा इसको हम कहेंगे प्रॉफिट या फिर लॉस। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट या फिर लॉस। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये दोस्तों हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट है, जो एक बेसिक फॉर्मेट है जिसका यूज हम बहुत जगह करने वाले हैं। ठीक है सर। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं? पहले सेल लिख रहे हैं, जितने भी आपने सेल करी है वो लिखा जा रहा है। उसके बाद हम सेल में से वेरिएबल वाली कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है भैया? वो कॉस्ट जो जितना ज़्यादा यूनिट आप मैन्युफैक्चर करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट आएगी, और जितना कम मैन्युफैक्चर करोगे उतनी आपकी कॉस्ट कम आएगी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो निकल कर आता है उसका एक नाम दिया गया और उसको कहा गया कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या कहा गया? कॉन्ट्रीब्यूशन। सर कंट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। जब आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हो, जो निकल कर आता है उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। और कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस कर देते हो, अब फिक्स कॉस्ट तो दोस्तों फिक्स्ड है, अब यूनिट बढ़ाओ या घटाओ उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। तो जब आप फिक्स कॉस्ट भी लेस कर देते हो तो उसके बाद जो निकल कर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट या फिर लॉस बोलते हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं, एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई आपने 10 लाख रुपए की सेल करी, इसमें आपने यूनिट बढ़ाई, 20,000 यूनिट आपने बनाई, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है 30 रुपये पर यूनिट। 30 रुपये पर यूनिट की आपकी वेरिएबल कॉस्ट है।
इसके बाद कह रहा है भाई फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको दे रखी है, 1,50,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट है, फाइंड प्रॉफिट या फिर लॉस। तो आप प्रॉफिट या फिर लॉस निकालो एंड कंट्रीब्यूशन भी फाइंड करो। तो हमने स्टार्ट करा, हमने कहा भाई ये देखिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ये हो गया जी पर्टिकुलर्स और ये हो गया जी अमाउंट। कैसे निकालोगे बताओ? सबसे पहले लिखेंगे सेल जो कि दे रखी है 10 लाख रुपए की, फिर आप यहां से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है और यूनिट भी देखिए भाई 20,000 यूनिट आप बढ़ा रहे हो और कितने रुपए के हिसाब से? 30 रुपए के हिसाब से। 3 दूनी 6, 6 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। आपने उसको यहाँ से लेस करा और जो निकल कर आया उसको हम क्या नाम देते हैं? कंट्रीब्यूशन। तो आपका पास आ गया कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ से भी आपने लेस करा क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद कितना आया जी? फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख रुपए दे रखा है और इसको लेस करने के बाद जो निकल कर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे, जो कि 2.5 लाख आ गया, 2,50,000 प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। लो दोस्तों, कंप्लीट हो गया है हमारा बेसिक फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। समझ में आ गया ना फॉर्मेट? आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं कि पहले तो बताओ भैया ये क्या है, ये कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन के बारे में समझाओ थोड़ा डिटेल में। जो आइए दोस्तों डिटेल डिस्कशन करते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन पे। एक जगह एग्जांपल ले लेंगे और एक जगह नोटिंग कर लेंगे, ठीक है सर। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज द पोर्शन ऑफ सेल रेवेन्यू आफ्टर कवर द वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोला? कंट्रीब्यूशन इज दैट पोर्शन ऑफ सेल रेवेन्यू is that portion of sale revenue after cover the variable cost। दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, पहली लैंग्वेज में क्या कहा कि देखिए कंट्रीब्यूशन सेल का कुछ पोर्शन होता है और वो पोर्शन तब निकलता है जब आप वेरिएबल कॉस्ट वहां से लेस कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लेते हैं, तब आपका जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन कहते हैं। पर अनदर वर्ड में आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट टू द कवरेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इन अनदर वर्ड contribution is the amount to the coverage, contribution is the amount to the coverage of fixed cost। अब ये भी कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन वो बचा हुआ अमाउंट है जिससे हम अपनी फिक्स कॉस्ट कवर अभी करेंगे। सर समझ नहीं आया, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश, लो जी एक पहले मैं छोटा एग्जाम्पल लेता हूं। मैं कहना ये चाह रहा था, मान लो दोस्तों एक राजा हलवाई है। अब राजा हलवाई क्या करता है? समोसे बनाता है। राजा हलवाई क्या करता है? समोसे बनाता है। अब राजा हलवाई ने भाई 100 समोसे बनाता है पर डे। पर डे ये 100 समोसे बनाता है।
अब एक समोसा ये कितने का बेचता है? 10 रुपए का एक समोसा बेचता है। तो राजा हलवाई ने पर दिन में 100 समोसे बेचना है, तो 100 इंटू 10 रुपए के हिसाब से इन्होंने क्या कर देना है, 1000 रुपए के इन्हें समोसे बेच देना। अब राजा हलवाई कहेगा कि यार देखो समोसे तो मेरे 1000 रुपए के बिक गए, पर समोसे बनाने की भी तो कॉस्ट आई होगी। बताओ क्या क्या? सिर्फ समोसे बनाने की कॉस्ट आई होगी, आलू चाहिए, मैदा चाहिए, मैदा से बनता है, इसके बाद तेल भी चाहिए, तो इसमें कुछ डायरेक्ट खर्चे भी होंगे। जैसे आलू एक डायरेक्ट वेरिएबल है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, है ना। इसके बाद लेबर कॉस्ट भी आएगी, जो लेबर समोसे बना रहा है उसको भी तो दिहाड़ी देनी है। तो इन्होंने कहा कि देखिए ऑन एन एवरेज एक समोसे बनाने पे मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, वेरिएबल मतलब जैसे जैसे मैं समोसे बनाऊंगा वैसे वैसे मेरी कॉस्ट आएगी। तो एक समोसे बनाने पे जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आती है वो आती है सर 6 रुपये। 6 रुपये भी नहीं, वो आती है 5 रुपये। तो उन्होंने कहा भाई हर एक समोसे की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 रुपये है, तो 100 समोसे की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 500 रुपये। तो भैया देखो 100 समोसे की वेरिएबल कॉस्ट होगी 500 रुपये। तो इस हिसाब से जो आपके पास निकल कर आया, इस हिसाब से जो आपके पास निकल कर आया 500 रुपये, चलो इसको 500 नहीं 600 मान लेते हैं, 6 रुपये का एक समोसा ले लेते हैं, मतलब 6 रुपये कॉस्ट आती है वेरिएबल। इस हिसाब से जो आपके 400 रुपये निकल कर आया वो क्या है? क्या वो प्रॉफिट है? क्या वो प्रॉफिट है दोस्तों? नहीं, वो प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सर 100 समोसे जो उसने 1000 रुपये के बेचे, उसमें अभी वो वाली कॉस्ट माइनस करी है जो कॉस्ट समोसे बनाने में आई है, सिर्फ समोसे बनाने में आई है। समोसे बनाने में भैया जो मटेरियल लगा है वो, जो इनडायरेक्ट मटेरियल लगा है वो, सर डायरेक्ट मटेरियल कौन सा? आलू जो डायरेक्टली लगता है, मैदा जो डायरेक्टली लगता है, इनडायरेक्ट क्या? नमक, मसाले और तेल जिसमें वो तले जाएगा, वो इनडायरेक्ट है ना, क्योंकि तेल कहीं और भी यूज होगा। तो सर जो डायरेक्ट मटेरियल लग गया, जो इनडायरेक्ट मटेरियल लग गया, प्लस जो लेबर लगी, वही तो कॉस्ट है 6 रुपये, वही तो कॉस्ट है। क्या 400 रुपये, क्या मैं ये कह दूं 400 रुपये का फायदा हो गया? नहीं सर, वो जो लाइट जल रही है, वो जो किराए पे आपने दुकान खोल रखी है, वो भी तो कवर करनी है इसी 400 में। तो कहता है जी कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट ऑफ सेल पार्ट है, मैं भी बस डेफिनेशन समझा रहा हूँ, वो अमाउंट ऑफ द पोर्शन है जिसमें अभी जो 400 रुपये आए, ये हम क्या बोल देंगे, ये हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन है। ये कंट्रीब्यूशन क्या है? ये कंट्रीब्यूशन है फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। अब इस 400 रुपये में से मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर करूंगा, और जब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी तब जाकर मैं कहूंगा ये मेरा प्रॉफिट है। तो कंट्रीब्यूशन इज अ पोर्शन ऑफ सेल। यस, दिस इज अ पोर्शन ऑफ सेल। क्या ये सेल का पोर्शन है? हाँ जी। और ये सेल का पोर्शन कैसे आया? जब आपने इसमें से क्या कवर कर लिया? जब आपने इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ली। वेरिएबल कॉस्ट हटाने के बाद जो निकल कर आता है वो सेल का पोर्शन कंट्रीब्यूशन कहलाता है। ये सर क्या प्रॉफिट होगा? नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं ये 400 रुपये अमाउंट है जो हमारे को बच गया है, बट अभी फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर करूंगा। सर वो तो फिक्स टोटल में आएगी ना, पर मैं टोटल में फिक्स कॉस्ट में से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकाल के इसमें से कवर करूंगा, और फिक्स कॉस्ट जब कवर हो जाएगी तब हम कहेंगे वो प्रॉफिट होगा। लो, द अनदर वर्ड, द कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट दैट इज टू द कवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को कवर करने का एक अमाउंट कह सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा, और इसको बेटर समझते हैं। भाई जितने आप मेरे को लगता है कि समझाना चाहिए उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है? चलो देखिए दोस्तों, एक फैमिली बिजनेस है गारमेंट शॉप, और क्या दुकान है? गारमेंट्स। अब इनके फैमिली बिजनेस में जो इनका मेन पर्सन है वो कौन है? वो इनके फादर हैं। फादर किसके? सन। 3 बच्चे हैं भाई इनके, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। इनके 3 बच्चे हैं, और इन 3 बच्चों ने क्या करा, पापा ने, इनके जो फादर है उन्होंने एक घर ले रखा है, और उस घर में 3 फ्लोर है। पहला फ्लोर, दूसरा और तीसरा। पहला फ्लोर जो है वो मिस्टर ए के नाम पर है, मिस्टर ए को दे रखा है बिजनेस करने के लिए। तो मिस्टर ए यहाँ पर मैंस से रिलेटेड जितने भी कपड़े हैं वो बेचता है। दूसरा फ्लोर दे रखा है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी यहाँ पर क्या करता है, वुमेन से रिलेटेड जितने भी कपड़े हैं वो बेचता है। और तीसरा फ्लोर दे रखा है मिस्टर सी को। मिस्टर सी क्या करता है, यहाँ पर जो किड्स के कपड़े होते हैं वो बेचता है। अब ये क्या करते हैं, ये बिजनेस कुछ इस तरीके से करते हैं। भाई पापा इस बिजनेस के मेन मुखिया या करता है, फादर जो है इन सबके क्या है, कर्ता ऑफ द बिजनेस। करता नो ना, करता मेरे मेन मुखिया,
इस बिजनेस के मुखिया कौन है? इनके फादर है। अब बेसिकली होता ये है कि ये अपने पैसों का गुड्स खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, और फिर ये अपने पैसों का गुड्स खरीदने के बाद फिर बेचते हैं मार्केट में। तो इन्होंने क्या करा, मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने और मिस्टर सी ने पूरे साल की इनकम इनकी आ गई। चलो इनकम पर मंथ आ गई, इन्होंने पर महीने की इनकम जनरेट करी। इसने 1 लाख रुपए कमाया, इसने 1.5 लाख रुपए कमाया, और मिस्टर सी ने 2 लाख, क्योंकि बच्चे के कपड़े ज़्यादा बिकते हैं। इसके बाद यहाँ से इन्होंने कहा कि यार ये तो मेरी इनकम हो गई, जो मैंने टोटल सेल करी। ये क्या है, इनकम मत लिखो, इधर लिखो सेल पर मंथ। इनकम अच्छा नहीं लगेगा, इनको क्या लिखो, सेल पर मंथ। भाई इन्होंने इतने इतने रुपए की सेल कर दी। अब ये कहेंगे कि देखिए ये पैसा मैं डायरेक्टली पापा को नहीं दूंगा, मैं अपने फादर को ये पैसा नहीं दूंगा। ये क्या कहेंगे, सबसे पहले तो वो पैसा निकाल लेंगे जो उन्होंने खुद लगाया था उस स्टॉक को खरीदने में। तो यहाँ से वो क्या करेंगे, यहाँ से वो अपने खर्चे जो है, एक्सपेंसेस जो है, कौन से एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल कौन से होते हैं, जितने कपड़े खरीद के लाऊंगा उतने तो बेचूंगा। तो वेरिएबल नेचर के एक्सपेंस क्या करेंगे, यहाँ से वो माइनस कर देंगे। ये कह रहा है कि देखिए मेरा 50,000 रुपये का खर्चा हुआ, ये कह रहा है भाई मेरा 80,000 रुपये का खर्चा हुआ, ये कह रहा है मेरा 1,20,000 रुपये का खर्चा हुआ। तो इन्होंने यहाँ से क्या करा, खर्चा। अब यहाँ से खर्चा लेस करने के बाद इनको बचा, ये क्या बचा, कॉन्ट्रीब्यूशन बच गया। इनको कुछ पैसे बचे, क्या बचे भाई, इसको बचे 50,000 रुपये, इसको बचे सर 1.5 में से 80 गए, $70,000 इसको बचे, और 80,000 इसको बचे। इन्होंने कहा भाई बल्ले बल्ले प्रॉफिट हो गया मुझे। तो कह रहा 50,000 का प्रॉफिट कम होता है क्या, एक महीने में 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। कह रहा 70 का मेरा हुआ, 80 का मेरा। ये बहुत खुशी मना रहे थे, खुशी मनाते। इतने में इनके फादर आए और कहते 2-2 दिए 3 के कान पे। कहा अच्छा, कहता ये पैसा मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करो। तो इन्होंने क्या करा, ये सारा पैसा अपने फादर को कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। सब ने क्या करा, कॉन्ट्रीब्यूट टू दी फादर। अब पापा से इन्होंने पूछा भाई क्यों भाई, हमसे क्यों कॉन्ट्रीब्यूट करवा रहे हो। कंट्रीब्यूशन करना होगा। इन्होंने अपने सारा पैसा सब किसको दे दिया, फादर को दे दिया। इन्होंने अपने पापा से पूछा कि भाई कंट्रीब्यूशन क्यों करना है भाई, क्यों। उन्होंने कहा, पापा ने कहा बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। उन्होंने कहा हाँ मेरा बाप ही तो भरेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई, उसने उसके फादर ने कहा भाई तेरा रेंट कौन भरेगा, बिजली का बिल कौन भरेगा, फिर क्या आ रहा है क्या, ये तो किराए पे है, मेरा थोड़ा ना है, इसका बिजली का बिल कौन भरेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा यार बात तो सही है। कह रहा है ये प्रॉफिट नहीं है तुम्हारा, ये तो तुमने मुझे कंट्रीब्यूट करा है। अब इसमें से मैं बिजली का बिल, रेंट वो भी तो दूंगा। अभी तो तुमने वही खर्चा माइनस करा है जो खर्चा सिर्फ कपड़े लाने के लिए हुआ था, और उसको अपने कपड़े लाए आप खरीद के और बेच दिया आपने प्रॉफिट जोड़कर। बट सर बिजली का बिल भी तो भेजना भरना है, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी। तो फादर ने क्या करा, जो भी ये पैसा आया 50, 70 और 80, 50, 70 और 80, तो फादर के पास टोटल 2 लाख रुपए है। तो फादर ने कहा कि भैया ये 2 लाख में से हम इसमें से बिल भरेंगे, कौन कौन सा, जैसे कि रेंट भर दिया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, रेंट भर दिया शॉप का। और दोनों भरने के बाद, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो, जो दुकान का रेंट है वो मान लीजिए 50,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 10,000 रुपये, दोनों के दोनों उन्होंने भरे, और भरने के बाद जो बच गया 60,000, तो 1,40,000 बच गया। कह रहा है ये है जी आपका प्रॉफिट। ऐसा थोड़ी प्रॉफिट हुआ, ये बनेंगे हम प्रॉफिट। इसका मतलब रेंट भरने से पहले, ये इलेक्ट्रिसिटी भरने से पहले जो इन्होंने अपने फादर को कंट्रीब्यूट करा था कि भैया इसमें फिक्स कॉस्ट भी बियर कर लेना, उसके बाद जो है प्रॉफिट हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो दोस्तों ये क्या है, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, बेसिकली कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट है जो कंट्रीब्यूट किया जाता है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के बाद, और जब अब बच जाता है कंट्रीब्यूशन, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। होप अब आपको कंट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ गया है कि कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है जी, चलिए तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि सर इसमें ना कंट्रीब्यूशन के कुछ रिलेशन होता है। कंट्रीब्यूशन कितने तरीकों से आप निकाल सकते हो, देखो अगर आप इधर देखें तो सर कंट्रीब्यूशन 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला, सर पहले कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका होगा कि आप सेल आपको दे रखी है ना, आप उस सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो।
पहला तरीका तो ये है कंट्रीब्यूशन निकालने का, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे, ये फर्स्ट तरीका है कंट्रीब्यूशन निकालने का, जो आपको सिंपल ही दे रखा था, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करो, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। पर एक और तरीका है, अगर आप फॉर्मेट को देखोगे, ये फॉर्मेट से सारी चीज़ें बनेगी, अगर आप फॉर्मेट को देखोगे तो भैया कंट्रीब्यूशन में लेस करा था फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आया था, कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। इधर आ जाओ, तो कह रहा है कि देखिए कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं तो आपका आता है प्रॉफिट। ठीक है सर, तो अगर मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है तो फिक्स कॉस्ट उधर भेज दो, तो मैंने क्या करा भाई, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मैंने क्या करा, फिक्स कॉस्ट को उठाकर उधर भेजिए, तो प्रॉफिट में जब आप फिक्स कॉस्ट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा सर, कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। यहां से भी कंट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है। आई बात समझ में नहीं आई? तो कंट्रीब्यूशन निकालने के सर काफ़ी तरीके होते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालने के काफ़ी तरीके होते हैं। दूसरा तरीका है, मान लेते हैं आपको प्रॉफिट नहीं लॉस दे रखा है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन, ये प्रॉफिट की जगह लॉस है तो लॉस में क्या होगा, लॉस नेगेटिव में होगा ना, और उसमें हम फिक्स कॉस्ट ऐड कर देंगे जो ऐड हो रहा था। बस फर्क क्या हुआ कि भाई वहाँ प्रॉफिट था अब लॉस हो गया। तो तीन तरीकों से कंट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है। लो जी उतार लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है सर, अब ये दोस्तों आप अमाउंट और पर यूनिट दोनों में निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये अमाउंट, मेन फॉर्मूला तो यही है, ये अमाउंट में आ गया, ये अमाउंट में आ गया। आप इसको चेंज कर सकते हो पर यूनिट में। कैसे कि भैया कंट्रीब्यूशन आपने टोटल अमाउंट में निकाला ना, अब पर यूनिट में निकालो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फॉर्मूला वही है, बस क्या आ जाएगा, पर यूनिट आ जाएगा। इसमें सेल पर यूनिट लेना है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब जहां आप पूरा अमाउंट लेते थे वहां आप पर यूनिट लेंगे, अगर आपको पर यूनिट में निकालने को बोला है। पर यूनिट में निकाला जा सकता है, तो दोनों तरीकों से निकाला जा सकता है, फॉर्मूला वही है, बस अमाउंट और पर यूनिट आपको लेकर चलना पड़ेगा। आइए दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जिसको हम प्यार से पीवी रेशियो कहते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसको हम प्यार से पीवी रेशियो कहते हैं। तो सर ये पीवी रेशियो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहते हैं। पीवी रेशियो नहीं, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो कि ठीक तो था यार, लिखो पीवी रेशियो मीन्स contribution as a percentage of sale, contribution as a percentage of sale। क्या मतलब, वो ये कह रहा है कि देखिए पीवी रेशियो का मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है। अगर आप ये निकाल रहे हो कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है, उसको हम पीवी रेशियो कहते हैं। सर निकालेंगे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पीवी रेशियो का मतलब क्या है बताओ, कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है, उसको हम पीवी रेशियो कहते हैं। कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है उसको हम क्या नाम देते हैं, पीवी रेशियो कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। सर यहां पर मैं सिर्फ बेसिक फॉर्मेट लिखेंगे। जैसे कि आपको सेल गिवन है 20,000 रुपीज़ की, इसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट लेस करा, लेट सपोज आपने लेस कर दिया 15,000 रुपये, तो इसके बाद जो निकल कर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। इतना ही चलेंगे क्योंकि पीवी रेशियो हमें कंट्रीब्यूशन से निकालना है। वो ये कह रहा है कि ये 5,000 रुपये है, ये इसका कितने परसेंट है, बस ये बता दो, उसी को हम पीवी रेशियो कहते हैं। समझ में आया कि ये जो 5,000 रुपये वो 20,000 का कितने परसेंट है, तो कैसे निकालूंगा। सर 5,000 को आप ऊपर रख लो,
ठीक है। 5,000 कितने परसेंट है किसका? सेल का, जो कि 20,000 है। 20,000 और परसेंटेज में निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। लो जी, आपका आ गया पीवी रेशियो। बड़ा सिंपल था भाई। आप यही तो जानना चाहते हो ना कि ये 5,000 रुपये उस सेल का कितने परसेंट है। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा। कर लो आप डिवाइड। 5,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हम कहेंगे 25% है। कितना परसेंट है सर? 25%। सर आपने निकाला कैसे? आपने इस तरीके से निकाला कि जो आपका पीवी रेशियो है उसका एक फॉर्मूला आपको मिल गया कि भैया देखो पीवी रेशियो निकालना है ना, तो कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है, तो आप कहोगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100। अगर आप पीवी रेशियो निकालना चाहते हो तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100। सिंपल है, कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है। तो अगर कंट्रीब्यूशन सेल का 25% है, मान लो 25% है, अगर 20,000 का 25% निकालूंगा तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सर बाकी 75% वेरिएबल कॉस्ट होगा ना। आप खुद समझो कि यार 20,000 में से 5,000 लेस करूंगा तो 15 आएगा, 20 में से 15 लेस करूंगा 5 आएगा। अगर ये 20 का 25% है तो ये कितना होगा? बाकी बचा हुआ। तो आप एक तरीके से और कह सकते हो कि देखिए भैया जो सेल है ना, सेल रेशियो, सेल जो है ना, उस सेल में से सेल रेशियो जो है वो हमेशा 100% होती है। सेल रेशियो हमेशा 100% है। इसमें से जब आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दोगे ना, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दोगे ना, तो आपके पास पीवी रेशियो निकल आएगा। एक ये फॉर्मूला भी होता है। मतलब वो आपसे कह रहा है कि देखो 100% तो सेल रेशियो, इसके बाद कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट है 75%। देख लो आप, 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 75% है वेरिएबल कॉस्ट इसका, 75% है। तो अगर मैं 100 में से 75 हटा दूं क्या बच जाएगा? 25। तो सेल रेशियो में से वेरिएबल हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? पीवी रेशियो बच जाएगा। दोस्तों एक दूसरा फॉर्मूला आपको यहां पर मिलता है। समझ में आया दोनों फॉर्मूले? आओ एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन। आपको सेल दे रखी है 10 लाख रुपए, आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 6 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 1,50,000। कह रहा है फाइंड करो। पहली चीज ऐसी ही पूछता है, कह रहा है फाइंड करो सबसे पहले तो प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन निकालो। जब ये निकाल लोगे फिर कंट्रीब्यूशन की हेल्प से पीवी रेशियो निकालना। पीवी रेशियो निकाल लोगे तो फिर प्रॉफिट भी निकालना लास्ट में। चलिए आइए, सबसे पहले क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। सबसे पहले आती है सेल, 10 लाख रुपए आपको सेल दे रही है। इसके बाद यहां से माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, वो आपको दे रखा है सर कितना? 6 लाख रुपए। माइनस करने के बाद जो बच जाएगा 4 लाख रुपए, वो आपके पास क्या माना जाएगा? कंट्रीब्यूशन। मतलब ये सेल का वो पोर्शन है जिसमें अभी वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिया है, बट अभी फिक्स कॉस्ट लेस करना बाकी है। फिर यहां से आपने फिक्स कॉस्ट भी लेस कर दी। वो कितनी आई सर? वो आए थे 1.5 लाख रुपए। लेस करने के बाद जो बच जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? 2,50,000। ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो दो चीज़ तो निकल गई, एक तो कंट्रीब्यूशन और एक प्रॉफिट। अब आपसे कह रहा है जी पीवी रेशियो बताओ। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए वो कहता है कि सेल का कितने परसेंट है। अच्छा, पीवी रेशियो निकालने से बाद आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी निकालना। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे सर? पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट, सॉरी कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100। अब चाहे वो पर यूनिट हो चाहे वो अमाउंट में दे रखा, दोनों सेम फॉर्मूला यूज होगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू 100। वेर इज कॉन्ट्रीब्यूशन 6 लाख, सेल कितनी है 10 लाख, इंटू 100 कितना आ जाएगा? 60%। तो 60% आपका क्या है सर? ओह 4 लाख दे रखिए कॉन्ट्रीब्यूशन, 4 लाख, दिया जाएगा 40%। अब दो तरीके से आप निकाल सकते हो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो।
वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दो तरीके, पहला ये कि आप डायरेक्टली क्या करो, सेल में से पीवी रेशियो आप यहां से माइनस कर दो, तो आपकी आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सीधे सीधे कह दो भाई, सेल दोनों मिलकर क्या बनते हैं, पीवी रेशियो, ये मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट को मिला दोगे तो आ जाएगा ना सेल। तो सेल आपको दे रही है 100%, पीवी रेशियो आपने निकाला 40%, तो भैया बताओ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या हो जाएगी, 60%। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, जैसे आपने कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करा था पीवी रेशियो निकालने के लिए, ऐसे ही आप क्या करेंगे कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल का कितने परसेंट है, तो 6 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल इनटू 100 कितना आ जाएगा जी, 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 60%। होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो। यहाँ पर मैंने आज ही क्लास के अंदर आपको ये बेसिक पार्ट कंप्लीट करा दिया है। अब थोड़ा बेसिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बेसिक पार्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए सारा मैं अभी नहीं करा सकता एक ही क्लास में, थोड़ा बेसिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी बहुत, एंड फिर एडवांस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे थोड़ा, जो आपको बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो हमने आज क्या क्या कर लिया, हमने 3-4 चीज़ें कर ली सर। एक तो हमने कंट्रीब्यूशन भी समझ लिया और हमने पीवी रेशियो भी समझ लिया। अब 2 बातें और समझनी है आपको, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे इसकी हेल्प से, मतलब ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारा निकालना हो, तो मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्दर ये कॉन्सेप्ट समझकर एक ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, शुरू से लेकर एंड तक सब कह रहा है निकाल के दिखाओ। दोस्तों पहली वीडियो होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी सारी क्लास बेसिक्स लेवल से करेंगे, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अनदेखा मत करना, इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे समझ लिया तो आपके मार्क्स आपको पास करा सकता है, ये चैप्टर इतना अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।